नमस्कार दोस्तों, दिस इज सोनू अहलावत। हर संडे की तरह लेकर आ चुका हूं दी कंट पे शो का एपिसोड नंबर 29। देखिए फ्रेंड्स, बाहर कोविड की वजह से सिचुएशन काफी खराब हो रखी है। भले ही फिलहाल आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पोस्टपोन हो रहे हो, लेकिन आपको एवरी संडे शाम 5 बजे दी कंट पे शो को जरूर फॉलो करना है, क्योंकि जब आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने स्टार्ट होंगे तो आपके एग्जाम में दी कंट पे शो से बाहर एक भी करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो रेगुलर बेसिस पर फॉलो करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और प्रिपरेशन जारी रखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का एपिसोड फटाफट शुरू कर दें, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ फ्रेंड्स, इस एपिसोड का पीडीएफ फाइल आपको वे टू सक्सेस के टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं आज के एपिसोड के फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट इवेंट के बारे में। टी रविशंकर ने भारतीय रिजर्व बैंक के चौथे डिप्टी गवर्नर के तौर पर कार्यभार संभाला है। अब देखिए फ्रेंड्स, जिन्होंने आरबीआई के बारे में अच्छे से पढ़ा है वो तो इस क्वेश्चन को ऐसे निकाल के ले जाएंगे। अब जिन लोगों को पूरी जानकारी नहीं है आरबीआई के बारे में, वो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को एग्जाम में गलत करके आएंगे। कंफ्यूजन होगा आपको इस क्वेश्चन में, तो ध्यान से देखिएगा। तो फ्रेंड्स, हाल ही में 3 मई को आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर चुने गए, चौथे डिप्टी गवर्नर, जिनका नाम है टी रविशंकर। अब काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा जो करंट अफेयर रेगुलर बेसिस पर पढ़ रहे हैं कि भैया राजेश्वर राव थे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, तो ये कैसे हो गए। तो फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, टी रविशंकर चौथे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर चुने गए 3 मई को। अब यहां पर देखिए फ्रेंड्स, ये चौथे डिप्टी गवर्नर है। इनके साथ साथ 3 और डिप्टी गवर्नर है आरबीआई के, जिनमें से पहले हैं, देखिए यहां पर, उनसे पहले डिप्टी गवर्नर का पद डिप्टी गवर्नर माइकल डी पात्रा, जो कि ये हैं, संभाला है। साथ ही मुकेश कुमार जैन, जो कि ये हैं, ये भी आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है। और तीसरे राजेश्वर राव, जिसमें काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, क्योंकि सबसे बाद में कुछ ही टाइम पहले राजेश्वर राव डिप्टी गवर्नर बने थे। तो तीसरे डिप्टी गवर्नर ये हैं, और चौथे टी रविशंकर चुने गए 3 मई को। तो ये फिलहाल के टाइम पर 4 आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। अब इनका मैं आपको टेन्योर भी दिखा देता हूं। टी रविशंकर जो चुने गए 3 मई 2021 को चुने गए, साथ ही एम राजेश्वर राव 9 अक्टूबर 2020 को चुने गए थे और उनका कार्यकाल चल रहा है। तीसरे डॉक्टर एम डी पात्रा 15 जनवरी 2020 को चुने गए थे, उनका कार्यकाल भी चल रहा है। और साथ ही तीसरे एम के जैन, मुकेश कुमार जैन, 22 जून 2018 से उनका कार्यकाल चल रहा है। तो फिलहाल 4 आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है। याद रखिएगा, चारों के नाम याद रख लीजिए। और सबसे करंट में सबसे लास्ट 3 मई को टी रविशंकर को चुना गया। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और सभी लोग आरबीआई के गवर्नर के बारे में तो जानते होंगे। शक्तिकांत दास, जो कि 25वें आरबीआई के गवर्नर है, 2018 में नियुक्त किए गए थे। उनसे पहले उर्जित पटेल थे। क्लियर। नेक्स्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ऐसी नियुक्तियां बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। और आरबीआई वाला क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा आता है, यूपीएससी, रेलवे, साथ ही एसएससी के एग्जाम्स में बार बार रिपीट होता है। एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था राजेश्वर राव जी के बारे में। भारतीय सेना ने सिक्किम में किया पहला ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट लॉन्च। ये कुछ यूनिक है, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। फ्रेंड्स, हाल ही में भारतीय सेना ने मुंबई आईआईटी की हेल्प से, उनके सहयोग से सिक्किम में एक बहुत बड़ा सोलर एनर्जी, ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट लॉन्च कर दिया है। और ये भारत का पहला ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट है। इसकी खास बात क्या है, ये प्लांट ऐसा दिखाई देता है और लगभग इसमें 3176, यहां पर देखिए 3176 सोलर पैनल स्थापित किए गए हैं। और साथ ही जो 1 मेगावाट सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि उत्पन्न करेंगे। कितनी बड़ी बात है। यहां पर एक और चीज लिखी है, 56 kVA, किलोवोट एम्पियर की क्षमता वाला ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट वेनेडियम आधारित बैटरी तकनीकी से उपयोग होगा। मतलब ये जो सोलर प्लांट बनाया गया है, ये जो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, उसमें एक टेक्निक लगाई है, वेनेडियम आधारित बैटरी की एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। वेनेडियम क्या है मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, पहले समझ लेते हैं कि ये बनाया कहां गया। सिक्किम में बनाया गया, लगभग 16,000 फीट ऊपर ये बनाया गया। 56 kVA, यानी कि 56,000 वोल्ट एम्पियर ये एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। इसे आईआईटी मुंबई के सहयोग से बनाया गया है। अब समझते हैं वेनेडियम टेक्नोलॉजी क्या है। फ्रेंड्स, वेनेडियम एक मेटल है जो कि इस तरीके का कुछ चमकीला पदार्थ दिखाई देता है। यह सबसे पहले भारत के अंदर अरुणाचल प्रदेश में पाया गया था। यहां पर देखिए, भारत में वेनेडियम पहली बार अरुणाचल प्रदेश जनवरी 2021 में पाया गया था। वर्तमान में भारत विश्व में 4% वेनेडियम का उपभोग करता है। चीन वेनेडियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। फ्रेंड्स, वेनेडियम एक ऐसा
मेटल है जो कि स्टील को स्ट्रॉन्ग करने में काम आता है, और सबसे बेटर ये है कि ये एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। इसीलिए सोलर पैनल यानी कि ये जो बनाया गया है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट बनाया गया, इसमें इसका इस्तेमाल किया गया, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, यानी कि वेनेडियम की बैटरी की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, समझ गए किसने बनाया, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, कहां पर बनाया गया, सब क्लियर है। नेक्स्ट है वेनेडियम के बारे में मैंने आपको बता दिया है। कुछ इंपोर्टेंट डेट से रिलेटेड है, एग्जाम में अक्सर आते हैं। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया। एग्जाम में अक्सर घुमा घुमा के पूछा जाता है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। हाल ही में 8 मई गई है, तो इसी दिन वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया गया। क्यों मनाया जाता है, इसका कारण क्या है? फ्रेंड्स, ये जो रेड क्रॉस है ये एक संस्था है बहुत बड़ी जो कि हेल्प करती है, यानी कि विश्व में जब भी आपदा आती है या फिर कुछ इमरजेंसी लगती है या फिर युद्ध होते हैं, उसमें जो नुकसान होता है उसकी मदद करने के लिए, यानी कि इसके अपने कुछ ब्लड बैंक भी है जिसमें ये मदद करती है लोगों की। तो ये एक ऐसी संस्था है, और ये किसने शुरू की थी? जॉन हेनरी डेनेट ने शुरू की थी। इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 8 मई को यह दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। ये जो संस्था है रेड क्रॉस, ये कहां पर है? स्विट्जरलैंड जिनेवा में ये संस्था है। इस बार इस वर्ल्ड रेड क्रॉस डे का जो थीम था वो था हम अजय है, ये इस बार इसका थीम था। जॉन हेनरी डेनेट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, यही हेनरी डोनेट है जिनका जन्म हुआ था 8 मई 1828 को, और 1901 में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। समझ गए, क्लियर है? वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है 1 मई 2021 को विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड वर्कर्स डे या फिर वर्ल्ड लेबर डे मनाया जाता है 1 मई को। हाल ही में 1 मई गई है, तो इसी दिन वर्ल्ड वर्कर्स डे मनाया गया। यह क्यों मनाया जाता है? फ्रेंड्स, दुनिया के अंदर जो वर्कर्स हैं, जो काम कर रहे हैं, ठीक है, लेबर है, उनको सम्मान देने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो दिन रात काम करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, दुनिया को सुधारते हैं, तो उनको सम्मान देने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है हर साल 1 मई को। इस बार इसका जो थीम था मेंटेनिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट द वर्क प्लेसेस, क्योंकि आपको पता है दुनिया के अंदर कोरोना क्राइसिस आ रहा है, और इस टाइम पर भी जो वर्कर्स है, लेबर है, वो कंटिन्यूअसली काम कर रही है। तो याद रखिएगा, थीम नोट कर लीजिएगा, 1 मई को वर्ल्ड वर्कर्स डे मनाया जाता है, या फिर वर्ल्ड लेबर डे के नाम से भी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। और फ्रेंड्स, डेट के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो आज है 9 मई, तो आज के दिन मदर्स डे भी मनाया गया है। मदर्स डे जो है वो मई के 2nd संडे को मनाया जाता है, तो इस बार 9 मई को मदर्स डे मनाया जा रहा है। याद रखिएगा, आज मदर्स डे है। 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, यानी कि 3 मई को हर साल विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। प्रेस जर्नलिज्म के बारे में ही मैं बात कर रहा हूं। यह क्यों मनाया जाता है? प्रेस की आजादी के लिए, प्रेस को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए, ठीक है, प्रेस की आजादी के महत्व को लेकर लोगों के अंदर जागरूकता फैलाना, इसलिए हर साल 3 मई को विश्व प्रेस दिवस मनाया जाता है। अब प्रेस की आजादी का मतलब क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब क्या है? फ्रेंड्स, इसका मतलब यह है कि हर एक इंसान को अपनी राय रखने का अधिकार है जनता के सामने, इसलिए यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इस बार इसका जो थीम था इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड, इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड, ये इस बार इसका थीम था। याद रखिएगा, 3 मई को विश्व प्रेस दिवस या फिर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के रूप में मनाया गया। आपने देखा, हर एक करंट अफेयर जब मैं लेकर आता हूं, हर एक एपिसोड में एक फॉर्मेट सेट रहता है, यानी कि 3-4 एक साथ इंपॉर्टेंट डेट्स लेकर आता हूं जिसमें आपको उसके थीम वगैरह बताता हूं। तो ये फॉर्मेट जो है ना, ये आपके माइंड में सेट होना चाहिए। 7 मई को, आज मतलब 4 मैंने आपको इंपॉर्टेंट डेट्स बताई, एग्जाम में जरूर आएंगे इनसे से। 7 मई को विश्व भर में विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है, तो इसका भी मकसद यही है, इसलिए मनाया जाता है जो देश के अंदर, दुनिया के अंदर युवा हैं उनको जागरूक करना, स्पोर्ट के प्रति, गेम के प्रति उनको जागरूक करना कि गेम में कितना बड़ा फ्यूचर है, और देश को आगे ले जाने के लिए अगर युवा गेम में, स्पोर्ट में हिस्सा ले तो बहुत ही बेहतर रहेगा। तो लोगों को जागरूक करना स्पोर्ट के लिए, युवाओं को स्पेशली, तो 7 मई को विश्व भर में वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है
ममता बनर्जी ने तीसरी बार बंगाल की मुख्यमंत्री का पदभार संभाला। यह बड़ा इंपॉर्टेंट करंट इवेंट है, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। आप सभी लोग को पता है हाल ही में बंगाल के अंदर इलेक्शन संपूर्ण हुए हैं, कंप्लीट हुए, और ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री चुनी गई बंगाल की। और यह बहुत बड़ी बात इसलिए है क्योंकि ममता बनर्जी भारत की ऐसी दूसरी महिला बन गई है जो कि लगातार किसी स्टेट की तीसरी बार सीएम बनी। इनसे पहले कौन था? सबसे पहले समझ लीजिए, ममता बनर्जी जो है वो टीएमसी पार्टी से बिलोंग करती है, तृणमूल कांग्रेस से बिलोंग करती है। अब क्वेश्चन बन सकता है कि पहली ऐसी कौन सी महिला थी जो लगातार 3 बार किसी स्टेट या फिर केंद्र शासित प्रदेश की मुख्यमंत्री चुनी गई? वो थी शीला दीक्षित। आपको पता होगा 1998 से लेकर 2013 तक दिल्ली की ये सीएम बनी रही थी, और ये ऐसी पहली महिला है भारत की। और दूसरी महिला कौन बन गई है? ममता बनर्जी बन गई है। तो इसलिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट करंट इवेंट हो जाता है। नेक्स्ट है, रूस ने कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन बनाने में सफलता प्राप्त की। फ्रेंड्स, अभी तक दुनिया के अंदर बहुत सारे देशों ने अपनी अपनी कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाई है। अभी तक किसी भी देश की ऐसी वैक्सीन नहीं थी जो कि सिंगल डोज वैक्सीन हो। भारत के अंदर 2 वैक्सीन है, कोविशील्ड साथ ही एक कोवैक्सीन है। ये डबल डोज है, यानी कि पहले एक डोज लेनी पड़ती है, फिर कुछ दिन बाद 30 दिन 40 दिन बाद दूसरी डोज लेनी पड़ती है। अमेरिका की फाइजर जो वैक्सीन है वो भी ऐसी है, बाकी जो देश की वैक्सीन है वो भी ऐसी है। लेकिन रूस पहला ऐसा देश बन गया जिसने सिंगल डोज वैक्सीन बनाई है, यानी कि इस वैक्सीन में, इसका जो नाम है स्पुतनिक वी इस वैक्सीन का नाम है, इसमें केवल एक ही डोज लगेगी और वैक्सीन काम करेगी। यह वैक्सीन दुनिया के 60 देशों में लगाई जा रही है, यूरोप और अमेरिका को छोड़कर। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, रूस ऐसा पहला देश बन गया है जिसने सिंगल डोज वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल कर ली है। T20 विश्व कप 2021 भारत में होगा। बहुत बड़ा करंट इवेंट है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, T20 2020 में होने वाला था, ऑस्ट्रेलिया होस्ट करता, लेकिन पोस्टपोन हो गया पैंडेमिक की वजह से। अब जो T20 विश्व कप होगा 2021 में वो भारत के अंदर होगा, यानी कि इसको भारत ही होस्ट करेगा। बहुत बड़ी बात है। साथ ही 2022 में जो T20 होगा वर्ल्ड कप, वो ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेगा। आपको बता दूं, ओडीआई जो होगा वर्ल्ड कप 2023 में, उसको भी भारत ही होस्ट करने वाला है। और यह बात 2013 में ही तय हो गई थी जब लंदन में मीटिंग हुई थी। साथ ही जिम्बाब्वे के साथ उसको वो होस्ट करने वाला है। ओडीआई की मैं बात कर रहा हूं, आपको एक्स्ट्रा में बता दी मैंने, ये चीज एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो ओडीआई वर्ल्ड कप होगा 2023 में, उसको कौन होस्ट करेगा? इंडिया करेगा। और 2021 T20 वर्ल्ड कप को कौन होस्ट करेगा? उसको भी इंडिया कर रहा है। और 2022 T20 विश्व कप को कौन होस्ट करेगा? 2022 वाले को ऑस्ट्रेलिया करेगा। क्लियर है? नोट कर लीजिएगा ये सभी चीजें। देखिए, एक ही पेज के ऊपर, यानी कि एक ही इवेंट के अंदर 4-5 इंपोर्टेंट इवेंट निकल के आ गए। अगर आप इसको नोट कर लोगे ना तो बहुत फायदा आपको मिलेगा अपने एग्जाम में। बात करते हैं नेक्स्ट करंट इवेंट के बारे में। स्पेसएक्स एरोस्पेस कंपनी ने पहली बार विस्फोट के बिना स्टारशिप SN-15 को सफलतापूर्वक लैंड किया। फ्रेंड्स, स्पेसएक्स जो कि एक एरोस्पेस कंपनी है, अमेरिका की एक प्राइवेट एजेंसी है, जिसके फाउंडर एंड मालिक इलोन मस्क है, जो कि 2021 में दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी हैं। उनके बारे में आगे आपको थोड़ा सा बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, इलोन मस्क ने सफलता हासिल कर ली है रॉकेट को रीयूज करने के लिए। अब तक क्या होता था, रॉकेट बाहर जाते थे अंतरिक्ष में, साथ ही सैटेलाइट वगैरह लेकर जाते थे, लॉन्च करते थे उनको, तो वो वापस अपने लॉन्च पैड पर नहीं आ पाते थे, वो विस्फोट हो जाते, यानी कि उनका दोबारा से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। लेकिन फ्रेंड्स, इलोन मस्क की स्पेसएक्स ने अब इसके ऊपर सफल परीक्षण कर लिया है। इनका जो स्टारशिप SN-15 है वो दोबारा से बिना विस्फोट हुए अपनी लॉन्च पैड पर वापस आया, पृथ्वी पर आया, और ये लगभग 5 बार किया गया, यानी कि 5 बार टेस्ट किया गया। 5वीं बार जाकर इलोन मस्क इसमें सफल हुए, जो कि यार अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो अब नासा का भी प्लान बन रहा है कि जल्दी ही चांद के ऊपर दोबारा से भेजा जाएगा अंतरिक्ष यान, क्योंकि 1972 के बाद तक अब तक किसी ने चांद के ऊपर अंतरिक्ष यान नहीं भेजा। तो इस रॉकेट के जरिए सोच रहे हैं कि ये अंतरिक्ष यान भेजे, पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि अब ये जो स्टारशिप SN है इसका दोबारा से यूज हो सकेगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। टेक्नोलॉजी के मामले में स्पेसएक्स एक के बाद एक कमाल दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये है इलोन मस्क, दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी, जो कि जेफ बेजोस के बाद हैं। जेफ बेजोस अमेज़न के फाउंडर एंड CEO हैं। तो इन्हीं की स्पेसएक्स है, साथ ही टेस्ला के भी मालिक एंड फाउंडर यही हैं।
न्यूज चैनल के टीवी पत्रकार रोहित सरदाना का हाल ही में निधन हो गया। यार इस न्यूज के बारे में सब लोग जानते होंगे। आप ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है रोहित सरदाना, जो कि आज तक के चीफ एडिटर थे। हाल ही में कोविड की वजह से यार इनका निधन हो गया है, सब लोग को पता ही होगा। जो कि काफी पॉपुलर जर्नलिस्ट थे, काफी अच्छे जर्नलिस्ट थे। इन्होंने 2017 में आज तक को ज्वाइन किया। उससे पहले ये जी न्यूज के ऊपर काम करते थे और इनका एक प्रोग्राम आता था ताल ठोके, जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था। तो इनसे रिलेटेड यार एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेगा कि कौन से पत्रकार जिनका हाल ही में कोविड की वजह से निधन हुआ। आपके पास ऑप्शन होंगे काफी सारे लोग कंफ्यूज होंगे जिनको इनके बारे में नहीं पता होगा, तो प्रॉपर याद रखिएगा। रोहित सरदाना इनका नाम था। नेक्स्ट है और शायद आज का लास्ट करंट इवेंट है। AINRC नेता एन रंगास्वामी ने पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। आप सभी लोग को पता है हाल ही में बंगाल के साथ साथ 5 राज्यों में इलेक्शन हुए थे। सभी के चीफ मिनिस्टर चुने गए हैं, रिजल्ट आ चुके हैं। और पुदुचेरी जो कि इंडिया के एक यूनियन टेरिटोरी है, तो उसके जो नए सीएम बने हैं वो एन रंगास्वामी चुने गए हैं। एन रंगास्वामी पहले भी सीएम रह चुके हैं 2008 से पहले। तब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक सदस्य थे उस टाइम पर। उसके बाद 2013 में इन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई AINRC, जिसके फुल फॉर्म है ऑल इंडिया NR कांग्रेस। और अब फाइनली 2021 में जाके ये सीएम बने हैं पुदुचेरी के। इस बार गठबंधन हुआ था इनकी पार्टी AINRC का और साथ ही बीजेपी का गठबंधन हुआ था 2021 वाले इलेक्शन में पुदुचेरी में, तब जाकर इनकी सरकार बनी है वहां पर। तो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि पुदुचेरी एक यूनियन टेरिटोरी है। और NTPC और SSC CHSL के एग्जाम में पुदुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बने कि वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, और सीएम के बारे में भी पहले क्वेश्चन बन चुके हैं SSC MTS स्टेनो के एग्जाम में, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ममता बनर्जी वाला इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो भारत की दूसरी ऐसी महिला बन गई जो किसी स्टेट की लगातार 3 बार मुख्यमंत्री चुनी गई। आई होप फ्रेंड्स आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे, सभी करंट इवेंट से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो फ्रेंड्स अब आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको कौन कौन से करंट इवेंट लगे। कमेंट करके आप सभी लोग को बताना है। और सभी लोग इसे यार एक बहुत बड़ी शिकायत है, आप दी करंट अफेयर शो को बिल्कुल भी शेयर नहीं करते। काफी सारे लोग सब्सक्राइब भी चैनल को नहीं किए हैं और एपिसोड देखते हैं और निकल जाते हैं। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, अपने कमेंट्स लिखिए अच्छी ताकि थोड़ा और मोटिवेशन मिल सके और अच्छा कंटेंट हम क्रिएट करके आपके लिए एवरी संडे शाम 5 बजे लेकर आ सके। और सरप्राइज आपके लिए और भी कुछ आ रहा है और तांडव का वेट करते रहिए, कुछ नेक्स्ट लेवल करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स यार इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले लेक्चर में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।